तो ठीक है बच्चों, कल हम पीछे डिस्कस कर चुके थे जड़त्व के प्रकार और न्यूटन के गति विषयक नियम, है ना। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व मुख्यतः यहाँ पर बताया गया था कि दो ही प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। विराम के जड़त्व में आप सबको बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसके विरामावस्था में रहने का विरोध करता है, उस गुण को क्या नाम दिया गया था? विराम का जड़त्व। उसके बाद गति का जड़त्व, तो किसी वस्तु के गति में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या नाम दिया गया था? गति का जड़त्व, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल देखे थे हम कि जैसे भाई बस के अचानक चलने पर जो है, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं और अचानक ब्रेक लगाने से, क्या बच्चों? अचानक ब्रेक लगाने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। पेड़ की टहनियों को हिलाने पर पेड़ में लगे फल और पत्ते क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं, है ना। कंबल को डंडे से पीटने पर या झाड़ने से उसके धूल के कण जो है उससे अलग हो जाते हैं। कांच की खिड़की पर अगर हम बंदूक की गोली से दागते हैं तो उसमें एक छोटा सा छिद्र बन जाता है, और जबकि अगर हम किसी पत्थर से मार देते हैं तो भैया वह चकना चूर हो जाता है। उसके बाद पढ़े थे बच्चों गति के नियम में, तो वैज्ञानिक न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को बताया गया जड़त्व का नियम कहते हैं, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम। और प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिली थी। तो प्रथम नियम क्या था बच्चों? कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। यही तो बल की भी परिभाषा प्रदर्शित करता है कि बल व धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो परिवर्तन कब करता है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक नहीं होगा। क्लियर? द्वितीय नियम बताया गया कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो F है, बल F द्रव्यमान के समानुपाती और द्रव्यमान और त्वरण दोनों के गुणनफल के समानुपाती, तो F बराबर क्या मिला था? AM में। तो F बराबर क्या मिला बच्चों? केवल, अर्थात यहाँ से बल का सूत्र मिला था। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या मिला था? बल का सूत्र मिला था। क्लियर? पूछता है क्वेश्चन में कि न्यूटन के कौन से नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है या बल का सूत्र प्राप्त होता है, तो क्या बताएंगे? द्वितीय नियम से। बल की परिभाषा कौन से नियम से मिलती है? प्रथम नियम से। फिर तीसरा नियम हम लोग पढ़े थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसमें बताया गया कि किसी भी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अगर हम जो है एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाएगी, लेकिन विपरीत प्रक्रिया में। जैसे बंदूक से गोली दागते हैं तो आपको पीछे की ओर झटका लगेगा, है ना। नाव से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो भैया न्यूटन के तृतीय नियम, और इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ तक कल कंप्लीट हो गया था। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेडिंग का नाम लिखो बच्चों संवेग। या रेखीय संवेग, संवेग या रेखीय संवेग। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है संवेग या रेखीय संवेग।
इसको संवेग बोलो चाहे रेखीय संवेग बोलो, मतलब एक ही होता है, संवेग या रेखीय संवेग। तो बच्चों संवेग एक ऐसी राशि होती है, संवेग एक ऐसी राशि होती है जो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को प्रदर्शित करती है। किसको? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है ना। और वेग ज़्यादा है तो संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा, किसी वस्तु के, लिखो जल्दी से, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को या गुणनफल को संवेग कहते हैं। या कैसी राशि होगी बच्चों? या सदिश राशि होगी ना, बताया गया था सदिश राशि, या सदिश राशि है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों? P से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत? इस प्रकार यहाँ पर संवेग बराबर हुआ क्या बच्चों? फार्मूला संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को P से, द्रव्यमान को m से और वेग को v से, तो P बराबर m इंटू v। अब हम P का मात्रक निकालें, अर्थात संवेग का मात्रक निकालें। बच्चों संवेग का मात्रक क्या होगा? भैया द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। हो गया आंसर है। क्लियर? तो संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसे किससे प्रदर्शित किया गया? P से। अर्थात संवेग बराबर क्या बना बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग, जिसे यहाँ पर P से प्रदर्शित किया गया। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और वेग को v से। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है बच्चों P बराबर m इंटू v। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये संवेग है। कोई दिक्कत? अब हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लें। दो फार्मूले अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। दो फार्मूले कौन कौन से? एक F बराबर m में और एक P बराबर m v। इस पर हम आंकिक प्रश्न पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या पढ़ लिया जाए? आंकिक प्रश्न। क्लियर? सब पर करते चलते हैं ताकि ज़्यादा सही रहे। अब देखते हैं बच्चों, हेडिंग का नाम क्या लिखोगे? नहीं वैसे लिखो, क्वेश्चन आंकिक प्रश्न लिखो। आंकिक प्रश्न आ रहा है क्या है? लिखो भैया। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है। लुढ़क रहा है। पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर से बोलें। देखो 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, सिंबल याद रखना बस बच्चों आप लोग, सिंबल और उसका हिंदी वर्जन याद रखना। संवेग को किससे प्रदर्शित किया गया? P से, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो भैया क्या क्या दिया है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान m की वैल्यू कितना दिया? 5 kg। फिर
कह रहा है कि एक पत्थर है जो कितने मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड के वेग मतलब v, इतना मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, लुढ़क रहा है। पूछ क्या रहा बच्चों, संवेग मतलब पी पीज क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे करते हैं ना भाई, जो दिया पहले लिख लो, जो पूछा है क्वेश्चन मार्क कर दो। अब फार्मूला ढूंढते हैं, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, P बराबर m इंटू वी। रख दो फार्मूले में, m की वैल्यू यहाँ पर कितना बच्चों 5 और v की वैल्यू कितना है 10। गुणा करोगे कितना आएगा 50। कितना आएगा 50। मात्रक लिखना जरूरी है। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? छाप लो जल्दी से। जब सबको मिला दिया ना, सब चीज इकट्ठा हो गया सब कढ़ाई में, तो बाद में कुछ सब्जी आ इनर कितना हुई, पालक बैगन ये सब पूरी बदल, ये बदल जाए सब्जी हो गया यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 2 किलोग्राम, किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण, 8 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? इंग्लिश वाले के जब क्लास अटेंड किया वहां के जब पढ़ा रहे थे, 1 महीना 2 महीना सब बाउंस से गायब हो गए, क्या होगा। किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? लिख लिए? चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान की वैल्यू कितना दिया बच्चों 2 किलोग्राम, m इज 2 kg, फिर यहाँ पर त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। इसी त्वरण को उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, मतलब f की वैल्यू पूछा। समझ में आया? फार्मूला पढ़े, m का मान दिया, a का मान दिया, f पूछा है, तो फार्मूला क्या पढ़े बच्चों, f बराबर m में से रख दो फार्मूले में, f बराबर m का मान कितना 2 और a का मान 8, तो f बराबर कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। बल का तो मात्रक न्यूटन होता है ना, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? हाँ ये भी लिख सकते हो, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? और एक चीज ध्यान देना हमेशा, देखो ये 2 kg ये मीटर मतलब MKS में है ना, ये सब किस में है MKS में, तो ये भी MKS में ही लिखना, नहीं पता चला यहाँ पर सब सॉल्व करने के बाद CGS में लिख दो कि डाइन लिख दो या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों गलत, ठीक है? जिस पद्धति में यहाँ पर दिए हैं उसी पद्धति में मात्रक को लिखना है, और एक ही पद्धति में होने चाहिए सभी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। और एक बात और ध्यान देना, जैसे m 2 kg तो MKS में है, अगर यहाँ पर त्वरण सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देता, इसका मतलब CGS में हो जाता। तो बच्चों हम दोनों में से किसी को एक में चेंज करेंगे, चाहे MKS में चाहे CGS में, चेंज करने के बाद तब जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा। कॉपी कर लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान, हाँ किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर में, के पत्थर में, के पत्थर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए
यहाँ पर सेकंड कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की आवश्यकता होगी? किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की पत्थर ये आप हो जाएगा 10 में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? सॉल्व करके बताओ जल्दी से, जल्दी सॉल्व करिए, आप दूसरे सॉल्व करके और कमेंट भी करते रहिए आप लोग। एक कंबाइंड ठीक है, और हो गया? कितना है बालक? इस बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। 50 50, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हो गया? न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख गए? 2 हेडिंग हो गया था न्यूमेरिकल वाला। अब आगे चलें, हेडिंग का नाम लिखते हैं बच्चों। कितना समझ पा रहे हैं? दर्शन हेडिंग संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन, सूर्य के निकलते हुए या निकलने पर सूर्य का ठीक भैया। संवेग में परिवर्तन कब होगा यार? पहला वाक्य क्या होगा? दूसरा इसका इन चेंजिंग मोमेंटम कब होगा बताइए आप? दूसरा नहीं संवेग में परिवर्तन, अभी संवेग का फार्मूला पढ़े क्या बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग। हम मान लेते बच्चों ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान एकदम फिक्स है, कितना होगा जो भी है। अब हम जो है क्या करते हैं, पहले इसे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकते हैं कहीं, ठीक है, फिर किसी दूसरे के पास जाके गिराए और वो इससे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दिया, तो भाई वेग पहले 2 मीटर पर सेकंड था, बाद में कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इसके संवेग में भी तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं? ध्यान समझो कॉन्सेप्ट क्या है इसका। P बराबर m गुणे v, v का मान बढ़ेगा, अगर v बढ़ेगा, ध्यान देना, v का मान अगर बढ़ेगा तो P का भी मान बढ़ेगा, v का मान घटेगा तो P का भी मान क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। कब? यदि द्रव्यमान, यहाँ नोट करके लिख लेते हैं एक जगह, कहीं साइड में लिख लेना नोट में, P बराबर m इंटू v में से यदि m क्या हो बच्चों? स्थिर हो। क्या हो? यदि m स्थिर हो तब v के बढ़ने से P बढ़ेगा और घटने से, और v के घटने से P घटेगा। सीधा फंडा। क्यों भैया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समानुपाती है ना, समानुपाती है, और जब समानुपाती है बच्चों, सीधी बात, अगर यहाँ पर v का मान बढ़ेगा तो p का मान बढ़ेगा, v का मान घटेगा तो p का मान घटेगा। तो इसका मतलब जब v के मान में परिवर्तन होगा तो संवेग में परिवर्तन होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना? संवेग में परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है। चलिए तो भैया अब चलते संवेग परिवर्तन पढ़ लेते हैं, इसको नोट करके कहीं साइड में लिख लेना, ये बेसिक चीज़ है। मिटा दें? मिटा दें? ठीक है। अब देखते हैं बच्चों संवेग परिवर्तन। हेडिंग क्या लिखे बच्चों? संवेग परिवर्तन। तो लिखते हैं बच्चों, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, m है ना लिखो, तथा प्रारंभिक वेग नहीं लिखो, सही, माना किसी उसका द्रव्यमान m है, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्रिया के रूप में न हो, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग क्रिया के रूप में u तथा अंतिम वेग v है। रूप में न हो, अर्थात अंतिम वेग क्या बच्चों? v है। बात क्लियर? कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या u और अंतिम वेग v है। तो चलो भैया तब संवेग के परिभाषानुसार, संवेग के परिभाषानुसार, तो बच्चों संवेग के परिभाषानुसार हम क्या लिख सकते हैं बताना जरा? P बराबर m
V होता है, पहले सामने ध्यान दो, कॉपी करना बाद में। P बराबर m इंटू वी होता है फार्मूला। तो v क्या है, वेग है। तो यहाँ पर क्या होगा, v के स्थान पे पहले प्रारंभिक, भाई P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 और m गुणे u होगा कि नहीं होगा, प्रारंभिक पहला संवेग क्या होगा u वाले के लिए, u वेग के लिए P1 बराबर m इंटू यू, समीकरण नंबर 1। P2 m इंटू कितना बच्चों, v, समीकरण नंबर। तो परिवर्तन निकालना है, परिवर्तन मतलब अंतर, ठीक है। तो परिवर्तन मतलब अंतर, तो ध्यान देना बच्चों, भाई P2 में से P1 को हम घटा देंगे, P2 में से P1 को, मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभ। तो यहाँ पर ये P1 का मतलब क्या बच्चों, प्रारंभिक संवेग का है, प्रारंभिक संवेग, और ये क्या है बच्चों, अंतिम संवेग। तो ठीक है बच्चों, अंतिम संवेग ये है P2। तब संवेग में परिवर्तन या संवेग परिवर्तन, तब संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन को बच्चों डेल्टा P से हम व्यक्त करते हैं, किससे, डेल्टा P से। तो डेल्टा P बराबर क्या होगा, अंतिम संवेग, क्या बच्चों, अंतिम संवेग। ऐसा करते हैं, सिंबल बाद में लिखते हैं, पहले हिंदी लिख लेते हैं। हाँ, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग और माइनस प्रारंभिक संवेग, ठीक भैया। अब बताओ संवेग परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा P से। अंतिम संवेग क्या है बच्चों, P2, और प्रारंभिक संवेग क्या है, तो डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1, या हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P बराबर P2 का स्थान बच्चों mv और यहाँ पर mu। तो इस प्रकार डेल्टा P बराबर m को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा यहाँ पर v माइनस u, लिख सकते हैं ना। तो डेल्टा P बराबर m इंटू वी माइनस यू, ये है संवेग परिवर्तन का फॉर्मूला। बताइए कोई प्रॉब्लम। हम मान लिए कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना बच्चों, m है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और अंतिम वेग क्या है, v है। तो संवेग की परिभाषा पढ़े हैं, P बराबर क्या होता है, mv। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, P1 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, m गुणे प्रारंभिक वेग। अंतिम संवेग क्या होगा, P2, भाई द्रव्यमान गुणे अंतिम वेग। अब यहाँ पर संवेग परिवर्तन निकालना मतलब घटाना है, तो भाई बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दो, है ना। हमेशा P2 मतलब दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है। तो भैया क्या बन गया, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। डेल्टा P संवेग परिवर्तन का सिंबल हुआ, अंतिम संवेग P2, प्रारंभिक संवेग P1। इस प्रकार यहाँ पर ये बना संवेग परिवर्तन। मान रख दिए P2 और P1 का, तो यहाँ पर देखो mv माइनस mu, m कॉमन हो गया तो क्या बना, v माइनस u। दिस इज आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, छापो जल्दी से।